नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको हर विषय की प्लेलिस्ट दी जा रही है, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, आरंभिक स्तर पर भाषा पठन, सभी की प्लेलिस्ट आपको तैयार कर दी गई है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको प्रत्येक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ देखिए। और यह मैं वादा करता हूँ, यदि आपने प्रत्येक विषय की एक एक वीडियो देख ली, आपके पूरे में पूरे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथियों, यह भी आपको बताया गया है कैसे कॉपी को लिखें, कितने अच्छे तरीके से लिखें। और विज्ञान विषय की रोमेश सर के द्वारा एक मैराथन क्लास हो चुकी है। आज यह दूसरी मैराथन क्लास है, जिसमें सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को उड़ा दिया जाएगा और परीक्षा में इन के अलावा कोई भी लघुत्तरीय आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप रोमेश सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने जितने भी विज्ञान विषय में बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु प्रश्न पूछे गए थे, सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके लिए जितने भी परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी को लेकर आया हूं। तो कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन सभी का डिस्कस करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 2017 में पूछे गए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो हम सभी क्वेश्चनों को क्रमबद्ध देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। पहला आंसर है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष। तो गुण देखेंगे सबसे पहले हेडिंग के अनुसार तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या हुआ, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन एकदम सरल हो गया। चूंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया, अतः किसी समूह के तत्व का अध्ययन कर लेने से शेष समस्त तत्वों के गुणों के विषय में पता चल जाता है। इनके गुण में दूसरा गुण क्या है, नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी से कुछ स्थान खाली छोड़े गए। ये खाली स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज तब तक नहीं हुई थी। इसी प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से नवीन तत्वों की खोज तथा शोध में मदद मिली। जैसे नए तत्वों की खोज कौन कौन सी, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या बताया, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। पहले क्या था, बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दूसरे समूह के तत्वों के गुण के समान है, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस दशा में क्या हुआ, बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार तथा बोरान के परमाणु भार के बीच होना चाहिए था। इससे मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं बल्कि 9.4 है। इन्होंने सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता प्रदान की, नए तत्वों की खोज में सहायता की और तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा प्राप्त हुई। 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप गुण लिख सकते हैं। चौथा गुण क्या था, इनकी आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने तथा 9 ऊर्ध्वाधर खाने। क्षैतिज खानों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा गया। ठीक, ये हुए इनके गुण। और दोष आते हैं, देखते हैं कौन कौन से दोष हैं। पहला दोष है हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। ये इनका प्रमुख दोष था। दूसरा है क्षार धातुओं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा सिक्का धातुओं Cu, Ag, Au के गुण काफी अलग अलग होते हैं, फिर भी उन्हें आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में रखा गया। तीसरा दोष क्या है, समान तत्व जैसे पारा, कापर, सिल्वर, थैलियम, बेरियम तथा लेड के गुणों में समानता होते हुए भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया। तो इनके ये गुण थे और इनके दोष 2 नंबर में पूछा जाता है। आप इतना बहुत है, आप इतने में से लगभग लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, गुण में आप 3 हेडिंग से याद रखेंगे, दोष में 3 पॉइंट है, सिंपल से है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। क्या करना है, ओम के नियम को परिभाषित करना है तथा प्रतिरोध तथा विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार हमने बताया था, इस नियमानुसार यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। क्या बताया था, फिर से देख लेते हैं कि यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। थोड़ा देख लेंगे, V अनुक्रमानुपाती I जो V इक्वल टू आर आई, जो अनुक्रमानुपाती हटेगा तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक। तो V इक्वल टू आई आर। प्रतिरोध R को क्या कहेंगे, प्रतिरोध, विभवांतर V और धारा I। तो इसके बीच में इन्होंने पूछा है कि प्रतिरोध और विद्युत के में संबंध लिखिए। तो क्या संबंध होगा, V इक्वल टू आई आर, ठीक। जहां पर V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और विद्युत के बीच क्या संबंध होगा, V इक्वल टू आई आर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारावाही प्रणालिका से क्या अभिप्राय है। धारावाही प्रणालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन करिए। तो धारावाही प्रणालिका हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, फिर से मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं। देखिए क्या होती है धारावाही प्रणालिका। यदि किसी कुचालक पदार्थ को, कोई भी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युतरोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। फिर से समझेंगे, कोई कुचालक पदार्थ है, उसको बेलनाकार नलिका के ऊपर, कोई बेलनाकार नलिका है, उसके ऊपर तांबे की विद्युतरोधी तारों को नलिका की लंबाई पर, नलिका जो होती है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग लपेटा जाए तो इस प्रबंध को क्या कहते हैं, परिनालिका। फिर इसमें देखते हैं कैसे क्या सिस्टम लगाया गया, सारा चीज आप देखेंगे, क्योंकि सचित्र वर्णन करना है, पूरी तरीके से इसको समझाना है। इसके तारों के सिरों को क्या करते हैं, सुससेल, कुंजी तथा धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, यदि इसे इस प्रकार लटकाए कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्या होगा, विद्युत प्रणालिका सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद क्या होगा, वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तरफ उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। यदि प्रणालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल देंगे तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाएगी, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ हो जाएगी, साउथ नॉर्थ हो जाएगी, ठीक। धारावाही प्रणालिका का फिगर बना देंगे, फिगर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप तुरंत बताएं, फिगर में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इजी है एकदम तरीके से, फिगर में कोई कठिनाई नहीं है। तो समझ में आया धारावाही प्रणालिका क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैविक घटक क्या होते हैं। क्या क्वेश्चन है, जैविक घटक क्या होते हैं, इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका क्वेश्चन एक और पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं या पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। दो तरीके से क्वेश्चन आया है, आप क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरीके से क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद आप उसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं पारितंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर होता है। किससे होता है, जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर होता है। इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। तो एक चार्ट पहले बना दीजिए, उस चार्ट से आपको आसानी हो जाएगी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को दो पार्टों में विभाजित किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स आते हैं। एबायोटिक में
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट फैक्टर्स 3 मात्र पाए जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होता है वो 3 भागों में विभाजित हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये आप चार्ट बना देंगे। चार्ट बनाने से क्या होगा, एग्जामिनर मात्र आपका चार्ट देखेगा, बस नंबर दे देगा। ठीक, तो पहला है, देखते हैं जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक क्या होता है, इस तरह के घटक सजीव होते हैं, जो जैवी मतलब जैव, इस तरह के घटक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, अभी हमने बताया आपको। तो पहला देखते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। इसके अंतर्गत क्या आता है, हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में निर्मित करने का कार्य करते हैं। सिंपल सा है। उत्पादक क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में निर्मित करने का कार्य करते हैं। इसकी रिएक्शन देख लेंगे, क्या है रासायनिक इसकी क्रिया। 6CO2 + 12H2O सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, मतलब सूरज के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब यह क्रिया होती है तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2। फिर से एक बार देख लेंगे, 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। फिर अगला क्या है, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। इसके अंतर्गत क्या आता है, हरे पेड़ पौधों का उपभोग करने वाले जंतु आते हैं। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाले। इसके अंतर्गत क्या आता है, हरे पेड़ पौधों का उपभोग करने वाले जंतु आते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्या होते हैं, ये जंतु अपना भोजन, प्राथमिक जो होते हैं ये जंतु अपना भोजन सीधे ही हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, चूहा, टिड्डा आदि। द्वितीयक क्या होते हैं, वे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, सांप, मेढक, चिड़िया आदि। तृतीयक क्या होते हैं, ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, इसीलिए ये सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे बाज, मोर, मनुष्य, शेर आदि। अभी आपने अति लघु प्रश्न पूछा गया था, सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता ही सर्वाहारी होते हैं। ऐसे जंतु जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे बाज, मोर, मनुष्य, शेर आदि। ठीक, फिर आता है थर्ड, डिकम्पोजर्स, अपघटक। क्या होता है, ये परपोषी, मृतोपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। इनके अंतर्गत मृतोपजीवी, बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ठीक, फिर अगला है एबायोटिक, अजैविक घटक। इस तरह के घटक निर्जीव होते हैं। इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। निम्न घटक आते हैं, कौन कौन से बताया था अभी हमने, अकार्बनिक, कार्बनिक, जलवायु। अकार्बनिक में आप लिख देंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा, प्रोटीन आदि। जलवायु, जलवायु फैक्टर्स क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप, आप लोग सभी लोग जानते हैं जलवायु में क्या क्या आएगा। ठीक, ये हुआ हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक घटक। और एक चीज आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया, जैविक घटक, अजैविक घटक। पूरा बताने से ये, चाहे वो जैविक घटक पूछे, अजैविक घटक पूछे, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ये नहीं कि हमने पूरा बताया आप पूरा ही छाप कराओ। जैविक घटक क्या होते हैं, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, सिर्फ इतना ही आप लिखेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में आप लिखेंगे जैविक घटक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बस इतना ही आप आंसर लिखेंगे। एबायोटिक नहीं पूछा गया है। ठीक, हमने बता दिया है, शायद पूछ लिया जाए, अगर पूछा भी जाए तो आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है, इसके बचाव, उपचार व लक्षण, ये सारा चीज लिखना है। एनीमिया क्या होता है, रुधिर छीड़ता जिसे बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है, यह रुधिर से संबंधित एक व्यापक रोग होता है। रुधिर से संबंधित एक व्यापक रोग होता है। रुधिर में क्या होता है, लवण युक्त श्वसन रंगा, हीमोग्लोबिन की कमी
से हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसीज में होता है। लाल रुधिराणु हिंदी जो होती है बायो की बहुत ही टफ होती है। पर्णरंध्र, जैसे आपने सुना होगा पर्णरंध्र, स्टोमेटा हिंदी इजी है बट जो है पर्णरंध्र बहुत ही हार्ड है। तो हिंदी जो होती है कम आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश का वर्ड ज्यादा याद रखिए क्योंकि वो याद हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में होता है, मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है। अतः रुधिर में इसकी मात्रा आरबीसीज की संख्या पर निर्भर करती है। किसकी संख्या पर निर्भर करती है? आरबीसीज की संख्या पर निर्भर करती है। फिर से एक बार देख लेंगे, रुधिर क्षीणता क्या होती है, एनीमिया क्या होती है। शरीर में खून की कमी हो जाती तभी एनीमिया होती है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? रुधिर से संबंधित एक व्यापक रोग होता है। रुधिर में लौह युक्त श्वसन रंगा हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है। हीमोग्लोबिन जो आपको अभी पढ़ाया जाएगा वो आरबीसीज में पाया जाता है। अतः रुधिर में इसकी मात्रा आरबीसीज की संख्या पर निर्भर करती है। और भी कई चीजें लिख सकते हैं, ठीक। इसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं में जो रुधिर पाया जाता है। दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। इसकी कमी होने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस होने लगती। सेम वही चीज है, चाहे आप ये डिफिनेशन लिखिए या जो मैंने दूसरी बताई है वो लिखिए, ठीक। कारण क्या क्या है? शरीर में प्रोटीन, लौह, लवण, तांबा, कोबाल्ट आदि की कमी हो जाती है। दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में कम स्रावित होने पर। तीसरा क्या है? चोट, घाव, ऑपरेशन या अन्य कारण से रक्त का अधिक बह जाना। स्त्रियों में मासिक स्राव के समय शरीर से रक्त निकलने पर। कुछ कारण दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। लक्षण क्या होते हैं? थकावट लगना, भूख लगना, सुस्ती लगना, चक्कर आना, भूख में कमी का होना, हृदय धड़कन तीव्र होना, नींद न आना, काम में ध्यान न देना, दृष्टि मंद होना या मूर्छा होना भी संभव है। ये सारे कारण और लक्षण आप लोग 2-2 या 3-3 लिख सकते हैं। 2 नंबर में आप रुधिर क्षीणता की डिफिनेशन लिखेंगे, एनीमिया की डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ कारण जितने याद आ रहे होंगे और जितने लक्षण, बस 50 वर्ड मिनिमम लिखने रहते हैं। 3-4 पेज छापने की जरूरत नहीं है। फिर आता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया देखते हैं, यह अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतक का कैंसर रोग होता है। अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतक का कैंसर रोग होता है। इसमें WBC श्वेत रुधिराणु के बनने की दर अत्यधिक बढ़ जाने से रुधिर में इन रुधिराणुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, श्वेत रुधिराणु WBC की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? अस्थिमज्जा तथा लसिका ऊतक का कैंसर रोग होता है। इसमें क्या होता है? WBC की संख्या बढ़ जाने से इनकी संख्या रुधिराणु में बढ़ जाती है, ठीक। फिर इसके क्या होते हैं? कारण क्या होते हैं? अस्थिमज्जा का किसी कारणवश गर्त होना ही इसका कारण होता है। इसके गर्त होने के क्या कारण है? जन्मजात कारण भी हो सकता है, औषधि जनित भी हो सकता है, बार बार गहरी एक्सरे, चिकित्सा, रेडियम, कोबाल्ट, ये सारी चीजें इसका कारण हो सकती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों जब बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका एक्सरा, रेडियम, किरणें, कोबाल्ट कोई भी चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए। इतनी जल्दी डॉक्टर करते नहीं, क्योंकि बहुत ही नुकसानदेह होता है। रक्त का विकार होना, बेंजीन जैसे रसायनों के संपर्क में रहने से, फैक्ट्रियों में जो रहते हैं व्यक्ति, उनमें ये जरूर वो इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ल्यूकीमिया आपको हो गया है? गला अवरुद्ध होना, कपी के साथ ज्वर होना, हाथ पैरों में दर्द होना, त्वचा का पीली होना, सांस लेने में दिक्कत, ल्यूकेमिक कोशिका में रिसाव के कारण मसूड़े की सूजन। एक ल्यूकेमिक कोशिका पाई जाती है, उसमें अगर रिसाव हो रहा है तो मसूड़े की सूजन हो जाएगी, मसूड़े में सूजन आ जाएगी। ये हुआ इसका कारण और लक्षण, थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख देंगे बस। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे के अयस्क
से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पिग आयरन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिग आयरन होता क्या है, अति लघु क्वेश्चन में पूछा गया था। पिग आयरन किसे कहते हैं? तो वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता। जो ये पिग आयरन होता है ये एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है। किस भट्टी से प्राप्त होता है? वात्या भट्टी से। इसमें क्या होता है? 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां उपस्थित होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, कूड़ादान, डस्टबिन आदि चीजें बनाने में किया जाता है। तो पिग आयरन क्या होता है? इसको लोहे के अयस्क के प्राप्त कैसे करेंगे? क्या करते हैं? अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। अयस्क को क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में जब परिवर्तित करते हैं तो यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार भट्ठी में की जाती है। एक विशेष प्रकार की भट्ठी में करेंगे, उसमें भट्ठी में करेंगे। जैसे भर्जित हेमेटाइट अयस्क का कार्बन और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो इसी वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। तो हमें ये सारी प्रक्रिया पढ़ना, अच्छी तरीके से याद करना, उसके बाद ये पिग आयरन निकल कर आएगी। मतलब अयस्क को क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। और जब ये प्रक्रिया भर्जन होती है, भर्जन के बाद, भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया जो होती है एक विशेष प्रकार की भट्ठी में की जाती है। जो भट्ठी क्या कहलाती है? वात्या भट्ठी होती है। तो इसी भट्ठी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा प्राप्त होता है। सिंपल सा आप याद रखेंगे। भर्जन या प्रगलन के पश्चात भर्जन या निस्तापन के पश्चात भट्ठी में प्रगलन करने पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा प्राप्त होता है, जिसे पिग आयरन कहते हैं, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसको 4 वर्गों में बांटा था, ए, बी, ए बी और ओ। 4 वर्गों में बांटा था। थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी क्या होता है, एंटीजन एवं एंटीबॉडी क्या होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, देख लेंगे। जब शरीर में कोई विजातीय पदार्थ पहुंचता है तो उस पदार्थ को नष्ट करने के लिए प्लाज्मा में जिसका निर्माण होता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। जब कोई शरीर में, जब आपकी बॉडी में कोई विजातीय पदार्थ कोई बाहर से अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अटैक करता है, तो इसको नष्ट करने के लिए प्लाज्मा में एक निर्माण होता है, एक चीज का निर्माण होता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। जिसके कारण एंटीबॉडीज बनती हैं उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक, जिसके कारण बन रही है उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन आरबीसी की कोशिका कला पर पाए जाते हैं। जो एंटीजन होते हैं प्रतिजन, जिसे एंटीजन कहते हैं उसे कहते हैं प्रतिजन, जो आरबीसी की कोशिका कला पर पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। एंटीबॉडीज जो होते हैं प्रतिरक्षा, जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं, प्लाज्मा में पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ठीक, अब इसकी एक सारणी आपको दिखाई गई। कल आप अति लघु प्रश्न में आपने पढ़ा भी होगा कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन और एंटीबॉडी पूछी गई है। तो ए का एंटीजन क्या होगा? कैपिटल ए, और एंटीबॉडी स्मॉल बी। अपोजिट रहता है हमेशा, याद रखना। बी का क्या होगा? एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी स्मॉल ए। ए बी का ए कॉमा बी, उसका कोई नहीं एंटीबॉडी होता है, और ओ का एंटीजन कोई नहीं होता है, ए कॉमा बी। स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, ओ का एंटीबॉडी होती है, याद रखना।
पहले आप एक तरफ ब्लड ग्रुप सारे लिखेंगे ए बी ओ, ठीक। उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी, 2 कॉलम बनाएंगे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन में ए का एंटीजन कैपिटल है, बी का कैपिटल बी, ए बी का ए कैपिटल और कॉमा कैपिटल बी, फिर कोई नहीं, ठीक। उसके बाद उसका जस्ट अपोजिट आप लिखते चले जाएंगे। ए है तो स्मॉल बी है कैपिटल की तो स्मॉल ए कॉमा बी है तो उधर कोई नहीं, और जब कोई नहीं लिखा है तो उधर आप स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। एंटीबॉडी स्मॉल में ही आप लिखेंगे, अपोजिट याद करने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए, बस आपको याद करने की जरूरत नहीं, सारणी बना दीजिए, बस हो गया। ए बी जो होता है वो आप सभी को पता सर्वग्राही होता है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है। अब क्यों ए बी सर्वग्राही है वो भी देख लेते हैं। ए बी रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया, आप ऊपर का चार्ट देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। ए बी रुधिर वर्ग है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, इसलिए ये सभी व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है। क्या कर सकता है? सभी व्यक्तियों का रुधिर ले सकता है, इसीलिए सर्वग्राही कहते हैं। फिर आता है ओ क्यों होता है? आप सभी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। जब कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है इसीलिए सभी व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। फिर एक चार्ट बना हुआ है, दाता एक तरफ है, सर्वग्राही एक तरफ है, ग्राही एक तरफ है। ए बी ओ लिखेंगे, इधर भी ग्राही की तरफ लिखेंगे, फिर तीर से। ए जो होता है ए को ब्लड दे सकता है, ए जो होता है ए को ही ब्लड दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। अब आती ए बी जो है सभी व्यक्तियों का रुधिर ले सकता है, तो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से, ओ से, सभी से ले रहा है। ओ जो होता है सभी को ब्लड दे रहा है, यही दिखाया गया इस चार्ट में, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली आप सभी के लिए जितने भी लव क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, आज मैं एक सेट लेकर आया था। 8 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए सभी का डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से अब सभी लव क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी को पेपर वाले दिन, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप लोगों को मैराथन क्लास दी जाएगी। उस क्लास से 99% पेपर आपका आएगा। तो सभी लोगों से यही आशा है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी त्रुटि आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और अपने सुझाव जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हम सभी को मोटिवेशन देता है, जिससे हम सभी और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं। इंग्लिश हो या मैथ हो, हमारे अभिषेक सर द्वारा, और शैक्षिक प्रबंधन शांति शिक्षा हमारे नीतेश सर द्वारा पढ़ाई जा रही है। कहीं भी कोई भी समस्या, कोई भी सुझाव देना हो, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का सलूशन तुरंत दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।